गाइस हेलो गाइस। आज के लेक्चर में हम देखेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएड एग्ज़ाम पार्ट सेकंड एग्जामिनेशन 2024 सब्जेक्ट जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। इसका हम पूरा सॉल्यूशन पेपर हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए की हम बात करें, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ जेंडर। लिंग का अर्थ और परिभाषा समझाइए। देखिए, जनरली लिंग जेंडर उन सामाजिक रूप से निर्मित भूमिकाओं, व्यवहारों, गतिविधियों और विशेषताओं को कहते हैं जिन्हें समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए उचित मानता है। ये जैविक सेक्स से अलग होता है। मीन्स हम बात करें जो जेंडर है, इसमें सामाजिक रूप से हमारी क्या भूमिका है, क्या व्यवहार है हमारा, हम किस तरह से हम चीज़ों को करते हैं और विशेषताएं कैसी है, उसके आधार पर महिलाओं और पुरुष को कैसे माना जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। अब देखिए, WHO के अनुसार परिभाषा क्या है, लिंग महिलाओं और पुरुषों की सामाजिक रूप से निर्मित विशेषताओं को कहते हैं, जैसे मानदंड, भूमिकाएं और संबंध। कि जो WHO उसके अनुसार क्या होता है कि लिंग जो होता है महिलाओं और पुरुषों में सामाजिक रूप से विशेषताएं होती है। कि जैसे हम बात कर सकते हैं कि महिलाओं को तो घर का काम ही करना चाहिए, ये सोसाइटी के अकॉर्डिंग जेंडर्स में बताया गया है कि वुमेन्स ओनली घर का काम कर सकती है, बच्चों की केयर कर सकती है। वहीं अगर कंपैरिजन में हम बात करें मेल्स की, तो वो क्या है, इंजीनियरिंग का वर्क कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस को चला सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं या अवधारणा पर चर्चा कीजिए। महिला सशक्तिकरण का अर्थ होता है महिलाओं की आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाना। इसमें निर्णय लेने में समानता, शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच, संसाधनों पर नियंत्रण, हिंसा से स्वतंत्रता और राजनीति में भागीदारी शामिल है। कि महिलाओं को सशक्त कैसे करेंगे, हम उन्हें कैसे मजबूत बनाएंगे, उसके लिए क्या है, हमें उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देना होगा, राजनीतिक पॉलिटिक्स के बारे में बताना होगा, समाज के बारे में हमें बताना होगा, उनको अच्छी शिक्षा देनी होगी। नेक्स्ट हम बात करें, आर्थिक रूप से उन्हें हमें मजबूत करना पड़ेगा, जैसे कि वो जॉब कर सके, और उन्हें मेंटली प्रिपेयर करना होगा कि यू कैन डू इट। नेक्स्ट देखिए, इसमें निर्णय लेने में समानता, शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच, संसाधनों पर नियंत्रण, कि वो हर चीज़ का निर्णय ले सके, उन्हें हर चीज़ में समानता मिले। और हिंसा, मतलब कि जो वुमेन्स पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, महिलाओं को पीड़ित किया जाता है, तो वो चीज़ें ना हो, और इसके अलावा उनको स्वतंत्रता का अधिकार भी मिले, और वह क्या कर सके, हर प्रकार के संसाधनों का प्रयोग कर सके और राजनीति में भागीदारी ले सके। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग से क्या तात्पर्य है। और देखिए, लैंगिक रूढ़िवादिता का अर्थ है लोगों को उनके लिंग के आधार पर निश्चित अति सरल और सामान्यीकृत भूमिकाएं या विशेषताएं देना। जैसे लड़कियां भावुक होती है, लड़के कठोर होते हैं, ये व्यक्तिगत क्षमता को सीमित करता है और असमानता को मजबूत करता है। कि लैंगिक रूढ़िवादिता में ये बताया गया है जनरली कि समाज जो होता है तो उनके आधार पे डिसाइड कर देता है कोई भी चीज़। जैसे लड़कियां तो भावुक होती है, लड़कियां कमज़ोर होती हैं, वो कुछ नहीं कर सकती। लड़के क्या होते हैं,
वह हर प्रकार का काम कर सकते हैं, कठोर होते हैं। तो ये सब क्या है कि जेंडर के अनुसार उनके ऊपर क्या है कि असमानताएं बना दी गई है, जो क्या है कि उनकी क्षमताओं को क्या कर देता है, सीमित कर देता है। कि अगर उन लड़कियों को बचपन से कहा जाता है भाई लड़कियां तो क्या होती है, भावुक होती है, तो वो कुछ लाइफ में कर ही नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि उनके आसपास एक इस तरह का एटमॉस्फेयर बना दिए गए, जिसी को हम क्या कह सकते हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता कह सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल इन जेंडर सोशलाइजेशन। लैंगिक समाजीकरण में स्कूल की भूमिकाओं पर चर्चा कीजिए। कि लैंगिक समाजीकरण जो होता है उसके बारे में हम जानेंगे। स्कूल लैंगिक समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बैठने की व्यवस्था, वर्दी, गतिविधियां, लैंगिक पूर्वाग्रह वाली पाठ्यपुस्तक, शिक्षकों की अपेक्षाएं और अलग-अलग खेलों या मैदान के नियमों के माध्यम से लैंगिक भूमिकाओं को मजबूत करते हैं। अब देखिए स्कूल में किस तरह से जेंडर को सोशलाइज किया गया है। जनरली आपने देखा होगा बैठने की व्यवस्था होती है, तो उसमें भी क्या है कि इन्फीरियरिटी दिखाई जाती है। जैसे कि लड़कों को अलग बिठाया जाए, लड़कियों को अलग बिठाया जाए। आपने यूनिफॉर्म्स भी देखी होगी कि लड़कों के लिए जो यूनिफॉर्म होती है वो जनरली कैसी होती है, पैंट शर्ट होते हैं। और अलग अलग तरह की गतिविधियां वहाँ पे हम बात करें, जैसे कि पाठ्य पुस्तक। आपने देखा होगा कि पाठ्य पुस्तक जो में काफ़ी सारी टीचिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं या फिर कोई भी इमेजेस दे रखी है, तो आप देखते होंगे कि फीमेल्स होती है, उनको टीचर के रोल में, मदर के रोल में या फिर नर्स के रोल में दिखाया जाता है। लेकिन हम अगर मैन की बात करें, पुरुष की बात करें, तो उन्हें एक बिजनेसमैन के रूप में, इंजीनियर के रूप में, फायरमैन के रूप में बताया जाता है। तो अब देखिए कि अगर हम मैदान की बात करें तो अलग अलग अपेक्षाएं होती है। जैसे कि अगर गेम्स में क्रिकेट तो लड़के ही खेल सकते हैं, लड़कियां और गेम्स खेल सकती, नॉर्मल गेम्स खेल सकती है। इस तरह से बताया गया है लैंगिक समाजीकरण को। नेक्स्ट देखिए, राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ फैमिलीज, परिवारों के प्रकारों के बारे में लिखिए। आप इनको डिटेल में भी लिख सकते हैं। न्यूक्लियर फैमिली क्या होते हैं, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। कि जो एकल परिवार होते हैं, देखिए यहाँ पे दे रखा है, जो एकल परिवार है, माता पिता और बच्चे। एकल परिवार में सिर्फ माता पिता होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में क्या होती है, कई पीढ़ियां एक साथ होती है, खाना साथ में बना रही है, उनके बिजनेस साथ में चल रहा है, सब कुछ एक साथ चलता है। जिसमें माता पिता हैं, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन, दादा दादी, ये सब इंक्लूडेड होते हैं। अब देखिए एकल परिवार में सिर्फ अभिभावक होते हैं, जैसे कि माता पिता। मातृ केंद्रित परिवार में माता मुखिया होती है, मतलब कि अगर मातृ केंद्रित परिवार की बात करें तो वहाँ पे माता मुखिया होगी। और सत्रात्मक परिवार की बात करें तो वहाँ पे पिता मुखिया होगा। मिश्रित परिवार, मिश्रित परिवार के बारे में हम बात करें, जिसके अंदर सौतेले माता पिता और सौतेले भाई बहन भी होंगे। अब देखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जेंडर एंड क्यूरिकुलम। लिंग लिंग और पाठ्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लिंग और पाठ्यक्रम ये दर्शाता है कि शैक्षिक सामग्री, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधियां और मूल्यांकन किस प्रकार लैंगिक भूमिकाओं को दर्शाते हैं या चुनौती देते हैं। एक लैंगिक संवेदनशील पाठ्यक्रम समावेशी भाषा का उपयोग करता है, विविध भूमिकाएं दिखाता है, रूढ़ियों से बचाता है और लैंगिक समता के विषयों को शामिल करता है। अब आपने देखा होगा कि एजुकेशनल कंटेंट जो होता है उसमें भी काफ़ी सारे आपने देखे होंगे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। और वहाँ पे भी क्या होता है, जो
पाठ्य पुस्तक होती है, जो शिक्षण विधियाँ होती हैं, मूल्यांकन होते हैं, उसमें भी बहुत बड़ी चुनौती होती है कि लैंगिकता के बारे में बताना। तो ये क्या बहुत एक संवेदनशील टॉपिक है, जिसके अंदर क्या होता है कि पाठ्यक्रम के अंदर कैसी शिक्षा का प्रयोग किया जाता है, समावेशी भाषा का उपयोग किया जाता है, जो क्या है रूढ़ियों से बचाता है हमें, लैंगिक समानता और विषयों को शामिल करता है। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर को समझाइए। ट्रांसजेंडर एक छात्र शब्द है उन व्यक्तियों के लिए जिनकी लिंग पहचान या अभिव्यक्ति जन्म के समय दिए गए लिंग से भिन्न होती है। मतलब कि आपने देखा होगा कि व्यक्ति का जन्म मान लो एक पुरुष के रूप में रहा है, जैसे कि इसमें आगे दे रखा है, इसमें ट्रांस पुरुष, ट्रांस महिलाएं, नॉन बाइनरी और जेंडरी के व्यक्ति शामिल हैं। भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिनियम संरक्षण नियम 2019 उनके अधिकारों को मान्यता देता है। जैसे आपने देखा हो कोई भी मेल है उसमें किसके महिलाओं के गुण पाए जा रहे हैं तो उनको ट्रांस पुरुष कहा जाएगा, और जैसे महिलाएं होती है उनके अंदर पुरुषों के गुण पाए जा रहे हैं तो उनको ट्रांस महिलाएं कहा जाएगा। और इनके जो अधिकार होते हैं ना वो 2019 के तहत क्या है, संरक्षित है और इनको मान्यता भी दी गई है। अब इसमें ट्रांसजेंडर क्या होते हैं कि इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, महिला और पुरुष के, जो अपोजिट जेंडर के बारे में बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वुमेन्स इन ए नटशेल, महिलाओं के उद्देश्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब देखिए महिला विकास के प्रमुख उद्देश्य शिक्षा तक समान पहुंच, आर्थिक आत्मनिर्भरता, राजनीतिक भागीदारी, घरेलू हिंसा से स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, स्वास्थ्य और प्रजनन का अधिकार और समाज में सम्मान। अब देखिए विकास के प्रमुख उद्देश्य क्या है, जैसे कि शिक्षा में उन्हें क्या समान अधिकार मिले, जितना अगर मेल पढ़ सकता है उतना ही फीमेल्स पढ़ सकती है, उनको इक्वलिटी मिलनी चाहिए। आर्थिक आत्मनिर्भरता मीन्स कि वो जॉब कर सकती है। राजनीतिक भागीदारी मीन्स वो पॉलिटिक्स में जा सकती है, किसी अच्छे पद पे, नेता के पद पे, कोई भी फील्ड में पॉलिटिक्स से रिलेटेड में वो जा सकती है। घरेलू हिंसा से स्वतंत्रता मीन्स डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया जाए, उनको पीड़न नहीं किया जाए। जो संपत्ति होती है उसमें भी उनको समान अधिकार मिले। स्वास्थ्य और प्रजनन का अधिकार मीन्स उन्हें एक अच्छा स्वास्थ्य मिले और प्रजनन का भी अधिकार हो कि अगर वो चाहे तो वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकती है, अगर नहीं चाहे तो ना बढ़ाए। और समाज में सम्मान, मतलब कि उन्हें समाज में पुरुष के बराबर ही उन्हें क्या मिले, सम्मान मिले। अब देखिए व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ नेशनल वुमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग के मुख्य कार्य क्या है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे महिलाओं के अधिकारों से संबंधित मामलों की जांच करना। हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल महिला के क्या क्या अधिकार हैं उनसे, उनके मामलों के बारे में हमें जांच करनी चाहिए। महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करनी चाहिए कि उन्हें कानूनी रूप से कौन कौन सी सुरक्षाएं मिली हुई हैं। सरकार को निवारक कार्रवाई की सिफारिश करना चाहिए कि मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है उसके अकॉर्डिंग उनको क्या है लीगल एक्शन लेना चाहिए। हिंसा और भेदभाव की शिकायतों का निवारण करनी चाहिए, मीन्स कि क्यों हिंसाएं बढ़ रही है, उनके बीच में क्यों भेदभाव हो रहे हैं, तो जो भी ये प्रॉब्लम्स है उनको क्या है कि जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना कि उन्हें सामाजिक रूप और से और फाइनेंशियल रूप से उनको क्या है सशक्त बनाना। नीति परिवर्तन के सुझाव देना कि अगर कोई चीज़ महिलाओं के अगेंस्ट पॉलिसीज़ है तो उनको क्या है निरस्त करना और नई पॉलिसीज़ बनाना, और वो किसके हित में हो, महिलाओं के हित में भी हो। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन्फ्लुएंस एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, एक्सप्लेन विद 2 एग्जांपल्स ओनली। लैंगिक भेदभाव
लड़कियों की शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है, केवल 2 उदाहरणों के साथ समझाइए। Example 1. Girls are often given domestic chores, cooking, cleaning before school work, leading to less study time and higher dropout rates. कि लैंगिक भेदभाव की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो गर्ल्स होती है वो क्या है कि जनरली बहुत सारे घर होते हैं उनमें, जैसे वह कहीं भी जाती है या पढ़ने भी जाती है तो वो क्या है कि खाना भी बनाती है, घर की साफ सफाई भी करती है, तो उससे क्या है कि उनको स्टडी टाइम कम मिल पाता है, उसके कारण क्या है ड्रॉप आउट्स रेट्स भी ज़्यादा होती है। मीन्स पढ़ाई को समय कम दे पाती है और कॉलेज जाना बंद कर देती है। उदाहरण दो। यदि संसाधन सीमित है तो माता पिता लड़कों को निजी स्कूलों में और लड़कियों को सरकारी स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं, जिससे लड़कियों की शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। अगर मान लो संसाधन सीमित है, मतलब मीन्स माता पिता ज़्यादा कमा नहीं पा रहे, उनका आय का ज़्यादा स्रोत नहीं है, तो वो क्या करते हैं, लड़के को क्या करते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि एक वेरिएशन देखने को मिलता है कि जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उस एजुकेशन की क्वालिटी हायर होती है इन कंपैरिजन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। सेक्शन बी के बारे में हम देखेंगे। इसमें जनरली 3 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाय पैट्रियर्क, मीन मेंशन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। पितृसत्ता से क्या तात्पर्य है, इसकी विशेषताएं बताइए। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पोस्ट इज एस्टेब्लिशिंग जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी, लैंगिक समता और समानता स्थापित करने में लागत की भूमिका समझाइए। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो पैट्रियर्की का क्वेश्चन देखा है, पैट्रियर्की का जो मीन्स है, अभी हम इसको हिंदी मीन्स में हम देख लेते हैं। पितृसत्ता का अर्थ है परिवार या समाज का पुरुष मुखिया जिसके पास प्राथमिक शक्ति होती है। पितृसत्तात्मक प्रणाली यह सामाजिक व्यवस्था है जहाँ पुरुषों का महिलाओं, बच्चों और संपत्ति पर अधिकार होता है। अब देखिए यहाँ पे पितृसत्ता का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मुखिया कौन होता है, पुरुष होता है। मीन्स कि उसको सारा कंट्रोल उसको हासिल होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि वो एक्वायर कर सकता है कि अपनी जैसे कि मान लो उनकी माता की संपत्ति है या पिता की संपत्ति है, उस पे क्या है पुरुष अपना अधिकार जता सकता है। बच्चों की संपत्ति, फिर बच्चों की जो संपत्ति है उसके ऊपर भी एक पुरुष का अधिकार हो सकता है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करें पितृसत्ता की विशेषताएं क्या होती है। परिवार और समाज में पुरुषों का वर्चस्व है। पितृवंशीय वंश होता है कि मीन्स कि पिता के बाद में उसके बेटे को उसकी विरासत मिल जाती है। पितृ स्थानीय निवास पति पत्नी के परिवार में चले जाती है। ये जब शादी होती है तो जो फीमेल होती है वो कहाँ चले जाती है, पति के परिवार में ऐड हो जाती है। निर्णय लेने में महिलाओं की अधीनता, कि जो निर्णय जो जनरली होते हैं वो पुरुषों के द्वारा लिए जाते हैं, कुछ कुछ केसेस में महिलाओं से भी उनकी राय ले ली जाती है। महिलाओं की यौनता और श्रम पर नियंत्रण। अब देखिए कि क्या काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब पे भी कंट्रोल किसका रहता है, पुरुष का ही रहता है। महिलाओं के लिए सीमित शिक्षा और रोजगार। अब देखिए कोई हेड होगा, कोई पुरुष घर में हेड है, तो हेड का मतलब क्या होता है, हर चीज़ को रेगुलेट करना। तो वो क्या करेगा, वो चाहे तो उनको एजुकेट करे, चाहे तो वो उनको घर में काम करवाए, रोजगार देना। पुरुषों के पक्ष में कानूनी और धार्मिक प्रणालियाँ। अब देखिए पुरुषों के पक्ष में कानूनी और धार्मिक प्रणालियाँ क्या होती है, जैसे कि पिंडदान पुरुष के द्वारा किया जाए, विरासत पुरुष को मिले, वंश को पुरुष चलाएगा, उसका गोत्र भी पुरुष का गोत्र भी किस जो बच्चों को मिलता है वो भी पुरुष को, मीन्स बच्चों को जो गोत्र मिलता है
वो पुरुष का ही मिले। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या था, इसमें हम देख लेते हैं, समता और समानता के बारे में बताइए। तो यहाँ पे इसका इंग्लिश मीनिंग ये दे रखा है, हम इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। लड़कियों की शिक्षा की उच्च लागत फीस परिवहन सुरक्षा उपाय परिवारों के को हतोत्साहित करती है। अब देखिए क्योंकि उनको तकलीफ किस बात की होती है कि लड़कियां तो क्या है, पराया धन होती है, वो शादी के बाद कहाँ अपने ससुराल चले जाएगी, तो हम क्यों फीस इतनी करें, उनके आने जाने पे इतना खर्चा क्यों करें, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अवसर लागत लड़कियों के स्कूल जाने पर घरेलू मदद की हानि, उन्हें ये लगता है कि जो अर्निंग्स है, हमारी सेविंग्स है, तो अगर हम उसको गर्ल्स पे खर्च करेंगे, हमारी बच्चों पे खर्च करेंगे, तो क्या होगा कि हमारी जो आय है उसमें कमी आ जाएगी। सैनिटरी पैड वर्दी आदि की लागत। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि जब वह मासिक चक्र से गुजर रही होती है तो उन्हें सैनिटरी पैड का भी जो खर्चा आता है उसकी भी टेंशन रहती है फैमिलीज को। नेक्स्ट देखिए, सरकार को छात्रवृत्ति, मुफ्त साइकिल, मिड डे मील के माध्यम से लागत कम करनी चाहिए। अब सरकार ने क्या है कि इन सब चीज़ों को कम करने के लिए छात्रवृत्ति चलानी चाहिए, मुफ्त साइकिल देना चाहिए, मिड डे मील के माध्यम से, मीन्स कि फैमिली पे ज़्यादा बर्डन नहीं आए और प्रोत्साहन मिले, आर्थिक प्रोत्साहन, नगद हस्तांतरण परिवार के लड़कियों को स्कूल भेजने में मदद करते हैं। आपने देखा होगा कि किसी फैमिली में लड़की होती है तो कई कई योजनाओं का उनको मदद मिलती है। लैंगिक संवेदनशील शिक्षक प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे, अलग शौचालय की लागत राज्य को वहन करनी चाहिए। अब देखिए कि जो फीमेल्स होती है उनके लिए अलग से शौचालय बनाने चाहिए और उसकी जो भी कॉस्ट है, उसका जो भी खर्चा है वो किसको लगाना चाहिए, राज्य को। What do you understand by socialization? Write the definition of socialization and its elements. समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, समाजीकरण की परिभाषा और इसके तत्व लिखिए। तो देखिए इसका आप इंग्लिश मीनिंग देख लीजिए, हम हिंदी मीनिंग देखेंगे। समाजीकरण वह आजीवन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने समाज के लिए उपयुक्त मानदंड, मूल्यों, व्यवहारों और सामाजिक कौशलों को सीखता है। कि समाज से हम क्या क्या सीखते हैं कि हमें किन चीज़ों को फॉलो करना है, हमारी मोरल वैल्यूज़ क्या है, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये क्या है, आजीवन प्रक्रिया रहती है, बचपन से लेकर लाइफ, मतलब कि टिल हमारी डेथ तक हम सीखते रहते हैं। अब देखिए परिभाषा की बात करें, समाजीकरण युवा पीढ़ी को सांस्कृतिक हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। मीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या होता है कि जो संस्कृति है, मीन्स जो पहले की जो चीज़ें फॉलो होती हुई आ रही है वो क्या है, समाज के द्वारा ही आगे ट्रांसफर की जाती है। समाजीकरण के तत्व कौन कौन से होते हैं? एजेंसी हम बात करें, परिवार, स्कूल, साथी समूह, मीडिया। प्रक्रिया क्या होती है? अवलोकन, अनुकरण, सुदृढ़ीकरण और दंड। परिणाम, लैंगिक पहचान, नैतिक मूल्य, भाषा, सामाजिक भूमिका। चरण, प्राथमिक बचपन, परिवार, द्वितीय स्कूल, मास मीडिया, वैश्विक समाजीकरण। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें था रोल ऑफ टीचर, सिलेबस और टेक्स्ट बुक्स। टीचर का रोल क्या होता है? तो देखिए टीचर ऑफन ट्रीट बॉयज एंड गर्ल्स डिफरेंटली, बॉयज रफ प्ले अलाउ, गर्ल्स क्वाइटनेस रिवॉर्डेड, टीचर्स एक्ट एज ए रोल मॉडल। आपने जनरली देखा होगा कि जो टीचर होता है वो भी जनरली बॉयज़ और गर्ल्स से थोड़ा अलग बिहेव करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे
लड़कों के लिए कठोर खेलों की भी अनुमति होती है, वो क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल्स खेल सकते हैं, लेकिन जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए जैसे बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, इस तरह के वो गेम खेल सकती है। पाठ्यक्रम, यदि पाठ्यक्रम महिलाओं के योगदान या लैंगिक मुद्दों से बाहर करता है तो ये असमानता को मजबूत करता है। लैंगिक समावेशी पाठ्यक्रम में महिला वैज्ञानिक, नेता आदि शामिल होते हैं। अब देखिए पाठ्यक्रम की बात करें कि पाठ्यक्रम जो होता है वहाँ पे हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो महिलाओं का कई चीज़ों में योगदान रहा है, रिसर्च में भी योगदान रहा है और देश के डेवलपमेंट में भी उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। तो अगर इन चीज़ों का योगदान अगर हम पाठ्यक्रम में नहीं बताएंगे तो ये क्या है, असमानता को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। पाठ्य पुस्तकें अवसर अक्सर माताओं को खाना बनाते और पिताओं को काम करते दिखाती है। सुधार के लिए लिंग तटस्थ भाषा, विविध भूमिकाओं के चित्र और ट्रांसजेंडर या कामकाजी माताओं के बारे में कहानियाँ चाहिए। मीन्स कि जैसे नहीं आपने पाठ्य पुस्तकों में फोटोज इमेजेस देखी होगी जिसमें क्या होता है, माताएं जो होती है वो क्या है, खाना बनाते हुए उनको दिखाया जाता है, पिता बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऑफिस वगैरह या फिर कोई अच्छी पोस्ट पे है। तो हमें इस तरह से इन चीज़ों को दिखाना चाहिए कि उनकी क्या-क्या भूमिका है, महिलाओं ने क्या-क्या चीज़ें की हैं और उनके क्या-क्या योगदान है, वो सब चीज़ें हमें पाठ्य पुस्तकों में भी बतानी चाहिए। अब देखिए, विच स्ट्रेटजीज विल यू गिव प्रमोशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन डिस्क्राइब, कि आप गर्ल्स की एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी रणनीति अपनाएंगे, कौन सी रणनीति देंगे। लड़कियों की शिक्षा लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियाँ, माध्यमिक स्तर तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। मीन्स कि आपने देखा होगा आरटीआई नियम क्या कहता है कि माध्यमिक स्तर तक उनको क्या है कि मुफ्त फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए, वित्तीय प्रोत्साहन देनी चाहिए, जैसे कि उनको छात्रवृत्ति देना या फिर नगद उनको कोई पुरस्कार देना और इस चीज़ को प्रमोट करना, बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है। ग्रामीण लड़कियों के लिए सुरक्षित परिवहन और छात्रावास, कि उन्हें के जो गाँव की जो लड़कियाँ हैं उनको क्या है कि बिल्कुल सेफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड करवाना चाहिए और या फिर उन्हें हॉस्टल वगैरह की सुविधा देनी चाहिए। स्कूलों में अलग शौचालय और सैनिटरी पैड बेडिंग मशीन भी होनी चाहिए, जैसे बॉयज़ और गर्ल्स का जो शौचालय है वो अलग होना चाहिए और सैनिटरी पैड के लिए भी एक अलग से मशीनें होनी चाहिए जहाँ से वो क्या कर सके, जरूरत पड़ने पर यूज़ कर सके। लैंगिक संवेदनशील शिक्षण प्रशिक्षण, कि जो लैंगिक के आधार पर है उन्हें क्या है संवेदनशील शिक्षण प्रशिक्षण देना चाहिए। लचीली स्कूली शिक्षा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, खुली स्कूली शिक्षा उनको देनी चाहिए। विवाह कम करने के लिए सामुदायिक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। ड्रॉप आउट लड़कियों के लिए नामांकन और अभियान चलाना चाहिए। उपचारात्मक कक्षाएं चलानी चाहिए, शिक्षा के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे वे क्या है कि आगे कोई अपना खुद का वर्क स्टार्ट कर सके या जॉब कर सके। स्कूलों में यौन उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। कल्चर एंड जेंडर एजुकेशन, संस्कृति और लैंगिक शिक्षा क्या होती है।
संस्कृति लोगों के एक समूह के साझा विश्वासों, रीति रिवाजों, कलाओं, परंपराओं और सामाजिक व्यवहारों का समूह है। कि ये जो संस्कृति होती है उसके अंदर हमें अलग अलग तरह के रीति रिवाज, कलाएं, परंपराएं और सामाजिक व्यवहार देखने को मिलते हैं। लैंगिक शिक्षा में संस्कृति की भूमिका क्या होती है? संस्कृति अक्सर ये परिभाषित करती है लड़कों और लड़कियों के लिए ये सीखना उचित है, जैसे लड़कियां गृह विज्ञान, लड़के इंजीनियरिंग। कि लैंगिक संस्कृत शिक्षा में जैसे संस्कृति जो जो हमें सोसाइटी से जनरली मिली, तो वो चाहते हैं कि लड़कियां क्या करें, गृह विज्ञान के बारे में जान लें, जबकि लड़के इंजीनियरिंग वगैरह के बारे में सीखें। पारंपरिक संस्कृति सह शिक्षा या महिलाओं को पढ़ाने का विरोध कर सकती है। मीन्स कि जो हमारी जो सोसाइटी के द्वारा संस्कृति बनाई गई है, तो वो क्या है कि जो महिलाओं की शिक्षा है उसका विरोध करती है। सकारात्मक संस्कृति मूल्य जैसे माता पिता के प्रति माता देवी के प्रति सम्मान का उपयोग लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें, कोई भी टेम्पल होता है तो वहाँ पे कोई भी गॉडेस होती है, माता देवी को जो होती है, हम उनको क्या करते हैं, एक सम्मान देते हैं। तो वैसे ही लड़कियों की भी शिक्षा को क्या है, बढ़ावा देना चाहिए। If we worship Saraswati, then we provide education and to development of गर्ल्स एजुकेशन। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे तेरे का पर्दा, बाल विवाह या बेटा वरीयता जैसी संस्कृति प्रथाएं सीधे लैंगिक शिक्षा को नुकसान पहुँचाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि फीमेल्स को घूंघट करना चाहिए, बाल विवाह है, जैसे बेटे को क्या है ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इस तरह की प्रथाएं क्या होती है कि शिक्षा को क्या है, नुकसान पहुँचाती है। शिक्षा को हानिकारक सांस्कृतिक मानदंडों को चुनौती देना चाहिए और विविध सांस्कृतिक संदर्भों को सम्मान करते हुए लैंगिक समानता को बढ़ावा देना चाहिए। कि अगर जो सांस्कृतिक मानदंड हानिकारक है तो हमें उन्हें चुनौती देना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए, और हमें समानता को क्या है, बढ़ावा देना चाहिए। हम जैसे लोकगीतों, नाटक है, स्थानीय कला है का उपयोग करके लड़कियों की स्कूली शिक्षा का संदेश फैलाना चाहिए कि अगर लड़कियां एजुकेशन लेंगी तो वो क्या करेंगी, अपनी फैमिली को और आने वाली जनरेशन्स को क्या करेंगी, एजुकेट करेंगी।